घुसपैठिए अमित शाह जी की पीछे से कुर्ता पकड़कर चलते हैं। जिस जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी के पीछे 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 चल देते हैं। झारखंड में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए झारखंड में थे, फिर दिल्ली में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए दिल्ली में थे, सारे रोहिंग्या दिल्ली में आ गए थे, फिर बिहार में था तो बिहार में थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार की कोई बात नहीं होगी, अब सारे घुसपैठिए जो हैं वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाएंगे। घुसपैठिए के मुद्दे पर वो की कौन बोला? आए थे ना अमित शाह, पूछा अमित शाह आपने बोले, उनसे? हाँ क्या बोले? बिल्कुल, आ रहे हैं अभी अमित शाह ये बोले कि घुसपैठिए, हाँ उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में वो इलाका ऐसा है, टोपोग्राफी जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, क्लाइमेट, नदी का बदलता हुआ रुख, उसके चलते हर जगह बाढ़ नहीं लगाई जा सकती। अगर कोई घुसपैठिए आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में तो वहां पर पंचायत वालों को, सरपंच को पता तो लगेगा ये 25 लोग कहां से आए। तो बीएसएफ, क्या बीएसएफ को परमिशन नहीं है बंगाल में जाने की? पश्चिम बंगाल की सरकार और झारखंड की सरकार, एक सेकंड, आपने जरूर पूछा होगा आपके पत्रकार ने अमित शाह से, क्या बीएसएफ हर जगह बीएसएफ खड़ी नहीं हो नहीं सकती है? यही कहना था उनका। तो इस्तीफा देकर नहीं गए यहाँ से? उन्होंने कहा कि आपने मांगा इस्तीफा? हमने घुसपैठ रोक दी, असम में घुसपैठ नहीं होती, गुजरात में घुसपैठ नहीं होती, तो राजस्थान में। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा भाई? हम पर तो बार बार आरोप लगाते थे कि घुसपैठ नहीं रोक पाए, अब खुद बोल रहे हैं वो भी नहीं रोक पाते। पर घुसपैठिए कि मुसलमान, आप मुसलमान परस्त राजनीति करते हैं, वो चक्रव्यूह रच रही है क्या? बीजेपी उसमें फंस रहे हैं क्या? हम नहीं फंसते साहब, माफ कीजिएगा। ज्ञानेश गुप्ता को क्यों नहीं बुलाते आप यहाँ? पूछिए ना कितने घुसपैठिए थे। मैंने तो खुला न्योता दिया है कि एक बार मेरे साथ इंटरव्यू। वैसे तो वो अफसरशाही कम दिखाते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं वो ज्ञानेश गुप्ता, तो उनको बुलाइए, बोलिए थोड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आके बताएं कितने घुसपैठिए थे एसआईआर में। हिम्मत तो दिखाइए। ये घुसपैठिया घुसपैठिया बोलकर आप इस देश के माइनॉरिटीज, इस देश के मुसलमानों को आप विलेन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? आपको लगता है हम डिफेंसिव होंगे इसमें? घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे, आप ये कह रहे हैं? और क्या, यही हो रहा है। और इस्तीफा देकर नहीं जाएंगे। कई गृह मंत्री खुद अपना फेलियर, अपना रिपोर्ट कार्ड आज आपके मंच पर रख कर गए हैं, और मैं हैरान हूं कि आपने उनका इस्तीफा नहीं मांगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो बनाने का विषय हमारा एक ऐसे सब्जेक्ट पे है जिसको गाहे बगाहे चुनाव के वक्त सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिए उठाया करता है, जिसको आजकल लोग घुसपैठिया का नाम दे सकते हैं। जब भी कोई चुनाव होता है देश में, तब घुसपैठिया पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, और गोदी मीडिया इस विषय पर सुबह से शाम तक चर्चा में जुटी रहती है। यानी कि जो भी चीज़ सरकार के फायदे में दिखती है, गोदी मीडिया उसको पूरी तरीके से अपने कार्यक्रमों में प्रमुखता से दिखाती है। कुछ लोग इसको अब इलेक्टोरल टूरिस्ट भी कह सकते हैं कि जब भी चुनाव आता है तब चुनावी माहौल में ये एक पर्यटक की तरह आता है, और सत्ताधारी दल और उसके सहयोगी दल उसी विषय को लेकर सुबह से शाम तक टीवी डिबेट्स में या सोशल मीडिया पर अपने लिंक करते रहते हैं। मानो कि घुसपैठिया शब्द, घुसपैठिया विषय जो समस्या है वो देश की अन्य समस्याओं से सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। कारण यह है कि घुसपैठिया के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक अपने आप को देशभक्त कहलाने का काम करते हैं, यानी राष्ट्रवादी होने की बात करते हैं, और उनका हर सवाल में ये रहता है क्या घुसपैठियों को भारत में रहना चाहिए, या भारतीय जो संपदा है, भारतीय जो ऊर्जा है, या भारतीय सरकार की योजनाओं का फायदा घुसपैठियों को मिलना चाहिए। अब इस चीज़ का कोई विरोध करता है तो उसको एनडीए के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी उसे देशद्रोही घोषित कर देती है कि ये देश में पनप फल फूल रहे घुसपैठियों के समर्थक हैं, और अगर ये इनके समर्थक हैं तो ये देश के दुश्मन हैं। इस तरीके से विपक्षी पार्टियों को देशद्रोही का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया उनके पूरी तरीके से इस बात के लिए जनता के बीच में, जनता इस मुद्दे को इस तरीके से घुसा दिया जाता है कि हर के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि देश में जो घुसपैठिया हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, और उन वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव के 3 महीने पहले, 5 महीने पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर कराई, एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण एक तरीके से उनको कहा गया, और पूरे चुनाव के दौरान
चुनाव एसआईआर के दौरान यही फैलाया गया, झूठ फैलाया गया कि बिहार में घुसपैठियाँ हैं, लाखों की संख्या में हैं और उसका उनको निकालना जरूरी है। चुनाव आयोग ने इसी बात को लेकर एसआईआर पूरे प्रदेश में की और हर आदमी के, हर बिहारवासी के दिल में, हर देशवासी के दिमाग में ये भर दिया गया कि देश में घुसपैठियाँ एक बहुत बड़ी समस्या है और उनको निकालना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि प्राथमिक कर्तव्य है। इस तरीके से जो गृह मंत्री हैं पिछले 6 साल से, अमित शाह, वो बिहार में जाकर घुसपैठियों की बात करते हैं और चुनाव आयोग के इस कदम की तारीफ करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो एसआईआर किया जा रहा है वो केंद्र सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। ऐसा आरोप विपक्षी दल यानी महागठबंधन के नेताओं ने लगाया कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से चुनाव आयोग उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये सब कर रहा है। 70 लाख से ज़्यादा बिहार में लोगों के वोट काटे गए। ऐसे लोगों को मृत दिखाया गया जो जिंदा थे और ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में दिखाया गया जो कि मर चुके हैं, सालों पहले मर चुके हैं। इस बात को लेकर भारतीय जिस तरीके से घुसपैठिया के मुद्दे पर वो कि कौन बोला? आए थे ना अमित शाह, अमित पूछा शाह आपने बोले, उनसे? हाँ क्या बिल्कुल, बोले? आ रहे हैं अभी अमित शाह ये बोले कि घुसपैठिया, हाँ उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में वो इलाका ऐसा है, टॉपोग्राफी जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, क्लाइमेट, नदी का बदलता हुआ रुख, उसके चलते हर जगह बाढ़ नहीं लगाई जा सकती। अगर कोई घुसपैठिए आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में तो वहां पर पंचायत वालों को, सरपंच को पता तो लगेगा ये 25 लोग कहां से आए। तो बीएसएफ, क्या बीएसएफ को परमिशन नहीं है बंगाल में जाने की? पश्चिम बंगाल की सरकार और झारखंड की सरकार, एक सेकंड, आपने हाँ। जरूर पूछा होगा आपके पत्रकार ने अमित शाह से, क्या बीएसएफ हर जगह बीएसएफ तो खड़ी नहीं हो अनुमति नहीं सकती है? यही कहना था उनका। तो इस्तीफा देकर नहीं गए यहाँ से? उन्होंने कहा कि आपने मांगा हमने इस्तीफा? घुसपैठ रोक दी असम में, घुसपैठ नहीं होती गुजरात में, घुसपैठ नहीं होती तो आपने राजस्थान में। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? भाई हम पर तो बार बार आरोप लगाते थे कि घुसपैठ नहीं रोक पाए, अब खुद बोल रहे हैं वो भी नहीं रोक पाते। पर घुसपैठ ये कि मुसलमान, आप मुसलमान परस्त राजनीति करते हैं, वो चक्रव्यूह रच रही है क्या? बीजेपी उसमें फंस रहे हैं क्या? हम नहीं फंसते साहब, माफ कीजिएगा। ज्ञानेश गुप्ता को क्यों नहीं बुलाते आप यहाँ? पूछिए ना कितने घुसपैठिए थे। मैंने तो खुला न्योता दिया है कि एक बार मेरे साथ इंटरव्यू वैसे तो वो अफसरशाही कम दिखाते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं वो ज्ञानेश गुप्ता, तो उनको बुलाइए, बोलिए थोड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आके बताएं कितने घुसपैठिए थे एसआईआर में। हिम्मत तो दिखाइए। ये घुसपैठिया बोलकर आप इस देश के माइनॉरिटीज, इस देश के मुसलमानों को आप विलेन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे, आप ये कह रहे हैं। और क्या यही हो रहा है? और इस्तीफा देकर नहीं जाएंगे। कई गृह मंत्री खुद अपना फेलियर, अपना रिपोर्ट कार्ड आज आपके मंच पर रख कर गए हैं और मैं हैरान हूं कि आपने उनका इस्तीफा नहीं मांगा। बिहार के पहले जो हरियाणा में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, उस समय भी यही घुसपैठिया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उठाया। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष इस बात को लेकर केंद्र को घेरता है कि जब 11 साल से देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी आती है? विपक्ष हमेशा संसद में जब भी सदन चलते हैं तब इस बात को उठाता है, लेकिन उनकी बात को केंद्र सरकार और संसद में सुना नहीं जाता, बल्कि वहाँ पर पूरा एनडीए के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, हर समय उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यानी संख्या बल के आधार पर सांसद विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों की आवाज़ को दबा कुचल देते हैं और इसमें उनका साथ राज्यसभा के जो सभापति हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला और इस समय सीपी राधाकृष्ण जो कि नए उपराष्ट्रपति बने हैं, इनसे पहले जो जगदीप धनखड़ हुआ करते थे, पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और उनकी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में हमेशा तकरार की स्थिति देखी जाती थी। हमेशा धनखड़ ये प्रयास करते रहते थे किस तरीके से
पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। यानी वहाँ पर रोज एक ना एक ऐसे फरमान जारी करते थे जिसकी वजह से ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। ऐसा केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकारें, वहाँ पे राज्यपाल के तौर पे जिन व्यक्तियों को, जिन नेताओं को भेजा जाता था, उनका काम ही यही होता था कि गैर भाजपाई सरकारों को किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पैठ बनाई जाए, संघ के कार्यक्रमों और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके से बिहार में भी जब ये मामला चला तब स्थानीय मतलब बिहार की क्षेत्रीय दलों ने इस बात का लेकर विरोध किया कि बिहार में पिछले 1 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव आया था तब वहीं के इसी वोटर लिस्ट में जो व्यक्ति थे उनके वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और एनडीए के गठ के उम्मीदवार जब सांसद बने तब ये मुद्दा नहीं उठा था कि एसआईआर के जरिए ये शुद्धिकरण की लिस्ट की, वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की जाएगी। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि भारत सरकार के कहने पर, मोदी सरकार के इशारे पर, एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले ठीक 2-3 महीने पहले एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का किया जिसमें 70 लाख से ज़्यादा वोटरों का नाम काट दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से जब बड़ी मुश्किल से वोटर लिस्ट में नाम रहने के लिए जो उन्होंने प्रमाण पत्र या निवास पत्र के बारे में जो 11 चीज़ें उन्होंने चुनाव आयोग ने निर्धारित की थी उनमें आधार कार्ड को लिंक कराया। वो भी बड़ी चुनाव आयोग ने हीला हवाली करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना और दिलचस्प एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग की असली नीयत का पर्दाफाश अगर करना है तो बस आप ये वाला कागज पढ़ लीजिए। ये असम का एसआईआर का आदेश है। याद रखिए चुनाव आयोग क्या कहता है, एसआईआर इसलिए करनी है ताकि विदेशी घुसपैठियों की जो लोग नागरिक नहीं हैं उनकी शिनाख्त की जा सके। ठीक है भाई, इस देश में कौन सा एक राज्य है जहां विदेशी घुसपैठियों को लेके सबसे बड़ा बवाल मचा है? असम। ये वो राज्य है जहां जन आंदोलन हुआ, 1985 के अंदर भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तहत नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजनशिप करके एक एक नागरिक के दस्तावेजों की जांच हुई। प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन काम हुआ है। तो देश का कौन सा एक राज्य होगा जहां आप नागरिकता की जांच करना चाहेंगे? असम। और मजे की बात पता है क्या है? ठीक उसी राज्य में चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो एसआईआर में नागरिकता की जांच नहीं करेगा। यह है आदेश, 22 पेज का आदेश है। क्या कहता है? देश के बाकी सब राज्यों में आपसे एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा लेकिन असम में एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। और कागज, तमिलनाडु में कागज मांगे जाएंगे, पंजाब में कागज मांगे जाएंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश में मांगे जाएंगे, लेकिन असम में किसी कागज की जरूरत नहीं है। तो कैसे एसआईआर होगा? बीएलओ आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा आपके घर कितने लोग हैं, अच्छा ठीक है और कोई तो नहीं है, टिक करेगा, चला जाएगा, हो गया साहब एसआईआर पूरा। मतलब बीमारी बहुत गंभीर है, हर व्यक्ति को दवा लेनी है, कड़वी है लेकिन जरूर लेनी है। लेकिन जिस एक व्यक्ति के बारे में टेस्ट होके पता लग गया है कि वो बीमार है, उसे दवा नहीं लेनी। खेल क्या है? आप भी सोचोगे क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ? मैं बता देता हूं। मैंने बताया ना, असम में एनआरसी हो चुका है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ था। एक एक असम के व्यक्ति की जांच हुई कि भाई वो असम का 1971 से पहले का नागरिक है कि नहीं है। जांच हो चुकी है, जांच का रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट में पता लगा है कि असम में 19 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली नजर में इस जांच के तहत विदेशी हैं। अब आप कहेंगे चलिए सबसे आसान काम है, तो 19 लाख लोगों का नाम काट दो, ये तो हो गया है, शहर का काम तो आधा हुआ पड़ा है। नहीं, खेल ये है
कि टेस्ट से यह भी पता लग गया है कि उस 19 लाख में से कितने हिंदू कितने मुसलमान। आप सोचिए कितने होंगे। 12 लाख हिंदू हैं। असम के अवैध विदेशी आप्रवासियों में 19 लाख में से 12 लाख हिंदू हैं और 7 लाख हैं मुसलमान। मतलब अगर एसआईआर में ये 19 लाख वोट कट गए तो किसे नुकसान होगा? 12 लाख वोट जो कि हिंदू हैं वो बीजेपी के जाएंगे, मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी खाते में जाएंगे। और असम में बीजेपी ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो बंगाली हिंदू की राजनीति करके हुई थी, ज्यादातर वो जो कि बांग्लादेश से यहाँ आए थे। यूपी में चुनाव होने में लगभग 1.25 साल का समय रह गया है और प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए के मुद्दे के जरिए प्रदेश भर के मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को परेशान करने का विचार रख रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि 9 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और अब उनको याद आ रहा है कि प्रदेश में घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति पे उतारू हो जाती है। बताते हैं लोग अब ये कि जनता भी धीरे धीरे समझ गई है कि इनके पास पढ़ाई लिखाई, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सम्मान, सुरक्षा, जनता की सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे पर कोई भी काम करने का इरादा नहीं है। इसलिए अब जनता को फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम के कसौटी पे कसने की तैयारी की जा रही है। घुसपैठियों के जरिए ये प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जनता अब ये समझ गई है कि राजनेताओं का काम आपस में लड़वाने का होता है और समाज में विघटनकारी राजनीति करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने के लिए घुसपैठियों का सहारा ले रही है। साफ पता चल रहा है कि 9 साल तक पूरे प्रदेश में कहीं घुसपैठिया नहीं था, कोई रोहिंग्या नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आता जा रहा है ऐसे में लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी जीत को मजबूत और पुख्ता करने के लिए एक बार फिर से वही घुसपैठिया के इश्यू को उठाकर प्रदेश में रहने वाले हैं जो संप्रदाय विशेष के लोगों को एक बार फिर से पुलिस के जरिए, शासन के जरिए फिर से परेशान करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।